हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की जो है वो संभावना रहती है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम 17 सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें। ठीक है, तो हम हर सेशन में ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना धमाकेदार सेशन। और हमेशा की तरह सेशन की जो शुरुआत है वो क्विक रिवीजन के साथ हम करते हैं, यानी एक दिन पुराना जो करंट अफेयर्स होता है उसको हम सरसरी निगाह से एक बार रिवाइज करते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हो गई हैं? तो कुवैत में इंडिया की तरफ से नई राजदूत बनी हैं परमिता त्रिपाठी। ठीक है, सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्रदान की गई है? तो ये मान्यता दे दी गई है राजस्थान के उदयपुर शहर को। याद रखिएगा, उदयपुर को हम भारत की झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नए नौसैनिक अड्डे INS अरावली को कहां पर कमीशन किया है? इसको कमीशन किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, पहले दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर है यहाँ पे भारत। कब से कब तक होगा? 11 से लेकर 25 नवंबर तक होगा। और इंडिया के अंदर कौन से शहरों में? तो नई दिल्ली और बेंगलुरु इसको होस्ट करेंगे। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसकी हेल्प से मिजोरम को बहुत अलग अलग शहरों के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे कि दिल्ली हो गया, गुवाहाटी हो गया और कोलकाता जैसे शहर। ठीक है, फिर है सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारी जो पांडुलिपि हैं उनको डिजिटाइज और उनको कंजर्व करने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फिर सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? इसका नाम है लैंजा एन रडार। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने स्पेन की एक कंपनी के साथ मिलकर, और इसका नाम है इंदिरा। ठीक है, ये स्पेन की कंपनी है। शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 44वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? इसकी बैठक हुई थी किर्गिस्तान में। ठीक है, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? इंडिया की तरफ से गए थे TV रविचंद्रन। ठीक है, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। कौन है ये हमारे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। किस वैश्विक संस्थान ने अपनी शोर परियोजना के तहत तमिलनाडु और कर्नाटका की तटरेखा की सुरक्षा के लिए $212.64 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है विश्व बैंक। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, भारत के किस सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली बार दा विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है? आंसर है यहाँ पे एम्स नई दिल्ली। इसी के साथ एम्स नई दिल्ली में एक अपना AI बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था नेवर अलोन। ठीक है, क्या पर्पज़ था इसका? ताकि छात्रों में जो बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उन पर रोकथाम लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन हुआ था बेंगलुरु में। और लास्ट क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिया है। उस वैक्सीन का नाम क्या था? तो ये पहली इंडिजिनस तौर पे तैयार की गई मलेरिया की वैक्सीन है। इसका नाम है एडफेल्कीवैक्स। ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि रशिया ने जो पहली कैंसर वैक्सीन बनाई है उस वैक्सीन का नाम क्या रखा है? मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी रिवाइज कराया है। तो ये हमारे टॉप 12 कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। और चलिए हम आज का अपना सेशन अब शुरू कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगी। हमारी अगस्त मंथ की जो मंथली ई-बुक है वो रिलीज़ कर दी गई है 2025 के लिए। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। साथ ही लास्ट 8 महीने के करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको मिल जाएगी। और इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर जाके आप इन ई बुक्स को चेक कर सकते हैं एक बार, और अगर आपको पसंद आई तो फिर आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा सैम्पल भी रखा है दिखाने के लिए। ये है हमारी अगस्त 2025 की मंथली
MCQ ई बुक जिसमें टॉप 550 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ही पिक्चर्स के साथ, ताकि हर क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो आप इन सैम्पल्स को देख लीजिए और अगर आपको ई बुक्स चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर जाके विजिट करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? कौन हमारे नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं सितंबर 2025 में? तो इनका नाम है मिस्टर पवन कुमार शर्मा। ठीक है, ये हैं हमारे नए उपचुनाव उपायुक्त। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सितंबर 2025 में पवन कुमार शर्मा को नया उपचुनाव उपायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। उन्हें भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के वेतन और पद के साथ उपचुनाव आयुक्त बनाया गया। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की बात करेंगे यहाँ अगर, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत के अभी करंट में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मिस्टर ज्ञानेश कुमार। भारत के चुनाव आयुक्त और कौन से हैं? दो लोग, सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। ठीक है, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछा जा सकता है। यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि 2025 में सामने आई हैं। पहला यहाँ पे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये हैं CP राधाकृष्णन। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनी हैं TCA कल्याणी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं मिस्टर राजीव शुक्ला। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं रजित पुन्हानी। भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं अनीश दयाल सिंह। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष हैं अजय सिंह। भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट हैं वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच हैं खालिद जमील। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर A राजराजन। और भारतीय नौसेना के 47वें नंबर के उप प्रमुख बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की शीट है, आप इनको ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसेंट अपॉइंटमेंट्स का पूरा टॉपिक करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? जो 77th एडिशन है प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 का, आपको बताना है कि इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया है। आंसर हो जाएगा द पिट के लिए मिला है। ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, इस ड्रामा को ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ था 14 सितंबर 2025 को। कहाँ पे? लॉस एंजलिस के पिकॉक थिएटर में। द स्टूडियो ने कुल 13 अवार्ड्स जीतकर सबसे अधिक ट्रॉफी जीती, जो किसी कॉमेडी सीरीज द्वारा अब तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, 15 वर्षीय ओवेन कूपर एडोलेसेंस ने सबसे कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। बेस्ट ड्रामा सपोर्टिंग एक्टर के विनर रहे ट्रैमल टिलमैन सेवरेंस पहले अश्वेत हैंगे जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ओके, देखिए जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चलिए सारी की कैटेगरीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये पूरी सूची है एमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की। पहला है यहाँ पे उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, ये दिया गया द पिट को, HBO मैक्स का जो कि ड्रामा है। उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड मिला है द स्टूडियो को। उत्कृष्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज के लिए विनर है एडोलेसेंस। ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता रहे नोआ वाइल द पिट के लिए। फिर ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री रही ब्रिट लोवर। कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता रहे सेट रोजन द स्टूडियो के लिए। कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री साबित हुई जीन स्मार्ट हैक्स के लिए। और ये लगातार इनका चौथा एमी पुरस्कार था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार विजेताओं की पूरी सूची देख सकते हैं, इनको जो है लिख सकते हैं कहीं पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही वाला रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये जो बात हम कर रहे हैं ये 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स है 2025 का। कुछ दिनों पहले हमने बराक ओबामा के बारे में बात करी थी जो कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने भी एक एमी अवार्ड जीता, लेकिन आपको याद रखना है वो अलग एमी अवार्ड है, वो 76th एडिशन का क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड था। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये इनको दिया गया था इनकी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए जिसका नाम है आवर ओशंस। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये प्राइम टाइम एमी अवार्ड है और ये क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड था जिसका 76 जो एडिशन था उसमें बराक ओबामा को ये प्राइज़ मिला। और किस लिए मिला है? इनके नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस के लिए। ओके, इसी के साथ याद रखिएगा ये बराक ओबामा का जो है वो तीसरा एमी अवार्ड था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों या फिर स्मारकों को शामिल करने का निर्णय कर लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितंबर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने डिसाइड किया है कि टोटल 6 जो है वो इंडिया की तरफ से साइट्स या मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको वो अपनी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने 2025 में भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों स्मारकों को शामिल करने का निर्णय ले लिया है और संभावित सूची उन स्थलों या स्मारकों की एक सूची है जिनके बारे में किसी देश का मानना है कि वो विश्व धरोहर स्थल बनने के योग्य हैं। ठीक है, भारत में 62 स्थल या स्मारक यूनेस्को की संभावित सूची में फिलहाल शामिल हैं, यानी कि इनको जो है विश्व धरोहर स्थल भी बनाए जा सकते हैं इन फ्यूचर। तो नवीनतम शामिल 6 स्थल या स्मारक कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मुदुमल महापाषाण मेन्हिर तेलंगाना का, फिर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। विविध राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख, फिर मध्य प्रदेश और उड़ीसा का 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल किले। ठीक है, आपको ये दोनों का जो लोकेशन है वो ज़रूर याद रखना है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ओके, तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या है? सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वो सारे स्थान हैं जिन्हें उनके सांस्कृतिक यानी कल्चरल या फिर ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल या फिर प्राकृतिक मतलब नेचुरल महत्व के कारण मानवता की साझा विरासत माना जाता है। ठीक है, इन्हें यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया जाता है ताकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें। यूनेस्को की बात करेंगे तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 में और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि टोटल 6 साइट्स हैं जो कि इनकी टेंटेटिव लिस्ट में इन्होंने ऐड कर लिया है। ओके, और इसके अलावा कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो यूनेस्को ने हमारे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को भी अपनी लिस्ट में ऐड किया था। साथ ही भगवत गीता और नाट्य शास्त्र भी इसी साल ऐड हुए हैं इनकी लिस्ट में। ठीक है, तो ये तीनों नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल हम मनाते हैं 15 सितंबर को। सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बढ़ावा देने, मानव अधिकारों की रक्षा करने और समावेशी लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। इस साल का थीम क्या रखा गया था? लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ, यानी अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। ओके, तो 2 बातें याद रखनी है। हम लोकतंत्र दिवस मनाते हैं 15 सितंबर को और इस साल की ये थीम है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में और क्या क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे 16 सितंबर को याद रखिएगा, हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, यानी हम इस दिन ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं, किस तरह से हम उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। 14 सितंबर की बात करेंगे तो 14 सितंबर को होता है हमारा हिंदी दिवस, हमने पिछले लेक्चर में आपने देखा था। और इसी के साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि ये नेशनल हिंदी दिवस है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे यानी इंटरनेशनल हिंदी दिवस की बात करेंगे तो वो होता है 10 जनवरी को। अलग अलग दिन है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि 15 सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं और वो है इंजीनियर्स डे, नेशनल इंजीनियर्स डे। ठीक है, और इस दिन हम ट्रिब्यूट पे करते हैं एम विश्वेश्वरैया को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंजीनियर थे। उनकी याद में हम नेशनल इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को। फाइन, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, जो कि चाइना ने कर ली है। तो चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद विकसित कर लिया। इस गोंद का नाम रखा है इन्होंने बोन 02 और ये हड्डी की फ्रैक्चर को मात्र 2 से 3 मिनट में जोड़ने में सक्षम है। ये जैविक गोंद समुद्री सीपों की सतह पर चिपकने की क्षमता से प्रेरित है, जो गीले और चलायमान सतहों पर भी मजबूती से चिपकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हड्डी को चिपकाने वाला पहला जैविक गोंद विकसित किया है चीन के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, यहाँ पे चीन की हम बात कर रहे हैं तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या स्टैटिक जीके है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं आप मैप में कि ये हमारा इंडिया है और हमारा जो पड़ोसी देश है वो चाइना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये जो चीन की हम बात कर रहे हैं ये एशियन कंट्री है, यानी ये इसका महाद्वीप क्या है? एशिया। राजधानी है बीजिंग। मुद्रा कौन सी चलती है? रेनबिन्बी और साथ ही चीनी युआन भी चलता है यहाँ पे। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। राजभाषा है मंदारिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा कौन से 2 कंट्रीज़ को जोड़ती है, तो आंसर है
चीन और भारत। पड़ोसी देश इसके 14 हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल। ठीक है। कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? तो ये है चीन। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी चल रहा है। चीन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा कब बना? तो 2001 में। ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1833 में। और चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्से नदी। ठीक है। तो ये पूरा स्टैटिक जीके है चीन के बारे में, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए इन द वुमेन्स 57 kgs कैटेगरी? कहाँ पे? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। तो इनका नाम है जैस्मिन लैम्बोरिया। ठीक है। तो भारत ने लिवरपूल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदकों के साथ अपना अभियान जो है वो समाप्त किया, जहां पे जैस्मिन लैम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है 57 किलोग्राम कैटेगरी में। मीनाक्षी हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता है 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। नुपुर श्योराड़ ने 80+ किलोग्राम में रजत जीता है और ओलंपियन पूजा रानी ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। तो ये 4 हमारे पदक हैं, जिसमें से जैस्मिन लैम्बोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? ये लिवरपूल, इंग्लैंड में। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सी कंट्रीज फर्स्ट पे थी। तो कजाकिस्तान फर्स्ट पे था, उज्बेकिस्तान सेकंड पे था और भारत इसी के साथ तीसरे स्थान पे रहा। टोटल हमारे पास कितने पदक थे? 4, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। आप देख सकते हैं कजाकिस्तान के पास टोटल 10 पदक थे और उज्बेकिस्तान के पास 11 पदक थे। ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है आपको। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है? कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है ये? आंसर हो जाएगा उड़ीसा के गोपालपुर शहर में। ठीक है। तो ACME ग्रुप और जापान की IHI कॉरपोरेशन गोपालपुर ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित हो रही है। ये संयंत्र हर साल 0.4 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया उत्पादित करेगा, जिससे कि 0.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। ये परियोजना 2029 से 30 तक चालू होने की उम्मीद है और भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को ये मजबूत करेगा। ठीक है। तो ये कहाँ पर ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बड़ा लगाया जा रहा है? आंसर है उड़ीसा के गोपालपुर शहर में। उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। प्रेजेंट में यहाँ पे कौन है चीफ मिनिस्टर? तो मोहन चरण मांझी। और गवर्नर की बात करेंगे तो ये हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिलीवर्स डिलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी का सीक्वल है जिसका विमोचन सितंबर 2025 में हुआ है? तो बिलीवर्स डिलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री को डेडिकेटेड है? आंसर है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो बिलीवर्स डिलेमा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी का सीक्वल है। इसे अभिषेक चौधरी ने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किताब वाजपेयी की राजनीतिक जीवन और हिंदू राइट की राजनीति में उनके रोल पर विस्तृत और गहराई से चर्चा करती है। राइटर जरूर याद रखिएगा, कौन है? अभिषेक चौधरी। आपको याद रखना है यहाँ पे एक बात और कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को और इसी चीज़ को हम कमोमेरेट करने के लिए हर साल अब मनाते हैं 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। ठीक है। कई बार एग्जाम में 2 चीज़ पूछा जाता है कि गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। और किसके लिए मनाते हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। इसी के 2 दिन पहले यानी 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस। ठीक है। किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस लिए मनाते हैं, किसको डेडिकेट करने के लिए, तो ये भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन है? चौधरी चरण सिंह। इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए यानी इनकी याद में हम किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम पुस्तकें एवं लेखक की जो 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। इसको लिखा है आर कौशिक ने। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये बुक है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन की। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। मदर मैरी कम्स टू मी, ये लिखा है अरुंधति रॉय ने। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, ये बुक है संजय बारू की। इन प्रेज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, ये किताब है मनोज के झा की। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ये किताब है कंचन चक्रवर्ती की। और लास्ट है इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर, ये किताब है रोशंका चौधरी की। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें एवं लेखक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इनको जरूर कहीं पे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? जो 10th आयुर्वेदा डे है 2025 का, इसको होस्ट किया है गोवा ने। ठीक है।
10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेज़बानी गोवा राज्य कर रहा है। ये कार्यक्रम 23 सितंबर 2025 को गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित होगा। थीम क्या रखी गई इस साल के लिए? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट, ठीक है, यानी जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। और इसके आयोजक हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। 10th आयुर्वेदा डे जो है उसको होस्ट कर रहा है गोवा। गोवा के होस्ट से रिलेटेड आपको एक बात तुरंत याद आनी चाहिए कि जो गोवा है वो फिडे का जो वर्ल्ड कप है 2025 का वो भी होस्ट करेगा, ठीक है, यानी जो चेस वर्ल्ड कप है 2025 का वो भी गोवा होस्ट करने वाला है। कब से कब तक? 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए हैं? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नए डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। उन्होंने 13 सितंबर 2025 को इस पद का कार्यभार संभाल लिया है। और इसकी बात करेंगे अगर तो इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 2016 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जो 5th कोस्ट गार्ड समिट है इसको कौन होस्ट करेगा? आंसर है यहाँ पे भारत, ठीक है, इंडिया बिल्कुल ठीक रहेगा। तो 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी भारत का चेन्नई शहर करेगा। और इसकी घोषणा जो है वो 4थे तटरक्षक शिखर सम्मेलन के दौरान रोम, इटली में सितंबर 2025 में की गई है, जिसमें 115 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। ओके, तो जो 5th एडिशन है तटरक्षक शिखर सम्मेलन का वो होस्ट करेगा इंडिया। कब करेगा? 2027 में। साथ ही आपको याद रखना है कि जो इंडिया है वो ब्रिक्स को भी होस्ट करेगा अगले साल यानी 2026 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कौन सा देश है जो विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश बन गया है? कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा एल्डरली लोग अब मौजूद हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान, ठीक है, जापान में सबसे ज़्यादा एल्डरली लोग हैं। जापान ने बुजुर्गों की आबादी के मामले में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम पर किया। जापान सरकार ने घोषणा की है कि देश में 100 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या लगभग 1 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगातार 55वें वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए सितंबर 2025 तक जापान में शतायु लोगों की संख्या 99,763 हो गई है। इस कुल संख्या में से 88% महिलाएं हैं, ठीक है। तो मतलब ये 1 लाख लोगों में से लगभग 88,000 लोग जो हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है, यानी जो 100+ के ऊपर हैं उसमें से 12,000 जो है वो मेल हैं और इसके अलावा 88,000 के लगभग जो हैं वो फीमेल हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जापान कंट्री ने। जापान एक ईस्ट एशियन कंट्री है, यानी ये एशियन एक कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। ओके, कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पर? येन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के वो कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा जाता है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? और तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो ये 3 क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको जो है वो कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। अब वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। कोई भी अगर आपका फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई सजेशन है आपका, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।